इंडिपेंडेंट जब हमको मिला था 47 से पहले, उस समय हमारे पुरखों ने यहाँ की ब्राह्मण जो कांग्रेस ने क्या प्रॉमिस किया था ब्रिटिशर से, उसकी बात करूंगा। और आज 2022 में इन्होंने क्या सत्यानाश किया है और किस तरह से जीनोसाइड कर रही है ये सरकार, इसके बारे में बात करूंगा। साहू जी महाराज जब उस समय थे तो स्कूल के बारे में चर्चा किया कि 5000 से 1000 पॉपुलेशन को जो गांव होगा वहां पर एक स्कूल होगा। इसी तरह बोर कमीशन के रिकमेंडेशन में यह था कि 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक सब सेंटर होगा, 5000 के ऊपर एक पीएससी होगा, 30,000 के ऊपर एक सीएससी होगा। 1946 में बोर कमीशन आया। अंग्रेज जानते थे कि ये ब्राह्मण जो है इस देश को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि सारी संस्थाओं में इन्हीं का कब्जा था। खुद को सोचने की जरूरत है, क्यों इंपा ने इस प्रोग्राम को शेड्यूल किया। इंपा को क्या जरूरत थी कि साहू जी महाराज के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाए। बहुत दिनों से ये चर्चाएं होती थी कि भारत का जो हेल्थ सिस्टम है वो किस तरह होना चाहिए। और मैं खुशनसीब हूँ कि सर हमारे प्रोफेसर पन्नालाल सर यहाँ मौजूद हैं एंड प्रोफेसर लोकेश कश्यप सर लेट आए हैं, बट सर इज हियर। इस कंपैरेटिव जो हेल्थ सिस्टम किस तरह का होना चाहिए, कैसा साहू जी महाराज किस तरह का हेल्थ सिस्टम चाहते थे, पब्लिक हेल्थ सिस्टम, शायद उसकी झलक जो है वो अभी डॉक्टर सिद्धार्थ रामू ने आपके सामने रखी है। और करीब 6 महीने पहले जब मैं डिस्कस कर रहा था बाबा साहब को और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को, तो ये सब्जेक्ट आया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि डॉक्टर कुलदीप, कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसपे कि साहू जी महाराज ने सोचा नहीं और इंप्लीमेंट नहीं किया हो। मैंने जो स्पीकर चुने थे उनको सबको अलग टॉपिक हमने अलॉट किया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पैट्रन हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद, उनको पर्सनल कोई किसी वजह से पटना जाना पड़ा कल नाइट में, वो नहीं आ पाए। सर का फ़ोन आया था अभी कि कुलदीप सॉरी, और मुझे अर्जेंटली कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जाना पड़ा। दूसरे हमारे इम्पोर्टेंट स्पीकर थे जो प्रोफेसर जुगल किशोर थे, वो कंपैरेटिव पब्लिक हेल्थ पे स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद और 2022 में पब्लिक हेल्थ की क्या सिचुएशन है उस पर हम लोगों को बताना चाहते थे, शेयर करना चाहते थे जो चीज़ें हैं फैक्ट्स। अभी डॉक्टर सिद्धार्थ रामू ने समग्र जीवन क्या क्या किया साहू जी महाराज ने और क्या विजन था, एक आदर्श राज्य कैसे हो सकता है, अभी बताया डॉक्टर सिद्धार्थ रामू ने। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच ए थिंकर एंड राइटर लाइक डॉक्टर सिद्धार्थ रामू दैट ही हैज एग्रीड टू राइट ए सेपरेट बुक ऑन साहू जी महाराज, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। एक कॉम्प्रिहेंसिव जितना भी रिसर्च वर्क है मराठी और इंग्लिश में, जो लिटरेचर है, वो शायद अभी नहीं आया। और मैं समझता हूं एक एंगल और जोड़ा, डॉक्टर सिद्धार्थ आप एग्री होंगे, लीगल एंगल, क्योंकि लीगल एंगल जो बचाया अभी एडवोकेट नितिन मेश्राम सर ने हमको जो चीज़ें दी वो शायद बहुत कम ऐसे लोगों को पता है। और कुछ सवाल भी जैसे एडवोकेट नितिन मेश्राम ने अभी सामने रखे हैं, बीइंग ए डॉक्टर वी शुड नो व्हाट इज द रीजन फॉर द डेथ ऑफ साहू जी महाराज। एज वी हैव डिस्कवर्ड few years back that Dr. Ambedkar was probably given the overdose of insulin and this was the murder. Who killed Dr. Ambedkar? That book is published by Bilas Rao Khairat and many of us we know that through that book. Same thing has happened in Kansiram Saab. And purpose of giving the birth of IMPA is to protect the life of those people who are sacrificing their life for the social cause. Because if you read Dr. Ambedkar, when Dr. Ambedkar is writing Ranade and Gandhi, comparison between Ranade and Gandhi,
Baba Sahib has written that doing a social work is thankless job. And that's why if you see the people, if you are organizing any debate and discussion on certain topic which is not lucrative, which is not very interesting, very few audience you will find. So that is the problem, that people, they don't want to come, they don't want to listen, they don't want to retrospect themselves. Now coming to my topic. As I told you, we have given the separate topics for each speaker. So my topic was constitutional position of the public health in India. What our constitution says. आर्टिकल 47 मैं अक्सर पढ़ता हूं और बरबटम पढ़ता हूं, और कॉन्स्टिट्यूशन लेके पढ़ता हूं जिससे कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं कोई गलत पढ़ रहा हूं. Duty of the state to raise the level of nutrition is the standard of living and to improve the public health. This is the title of Article 47. This article says, the state shall regard the raising of the level of nutrition and the standard of living of its people and the improvement of public health as among its priority duties. And in particular, the state shall endeavor to bring about the prohibition of the consumption, except for the medical purpose, of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health. हिंदी में मैं आपको पढ़ दूं, हिंदी वालों के लिए, और फिर इसकी व्याख्या करता हूं. और फिर जब इंडिपेंडेंट जब हमको मिला था आर्टिकल 47 से पहले, उस समय हमारे पुरखों ने यहाँ की ब्राह्मण, जो कांग्रेस ने क्या प्रॉमिस किया था ब्रिटिशर से, उसकी बात करूंगा. और आज 2022 में इन्होंने क्या सत्यानाश किया है और किस तरह से जीनोसाइड कर रही है यह सरकार, इसके बारे में बात करूंगा. हिंदी में है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य. राज्य यहाँ पर वकील साहब जानते हैं, इस चैप्टर में राज्य का मतलब केंद्र सरकार से लेके ग्राम सभा, और जो ग्राम सभा का जो मेंबर होता है वहां तक जाता है. तो राज्य का मतलब स्टेट से नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में जरूर ये लिखा है, लेकिन राज्य का मतलब है केंद्र सरकार से नीचे तक. ये पहले क्लियर कर दूं कि राज्य सरकारें बच जाती हैं, केंद्र सरकार कहती है नहीं, हेल्थ राज्य का सब्जेक्ट है, इससे बचते हैं. राज्य अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों से मानेगा, और राज्य विशेषता मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों के भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा. बहुत मजेदार चीज है, इसमें मैं आऊंगा. इससे पहले थोड़ा सा 1946 में बोर कमीशन बना, और प्रोफेसर पन्नालाल सर बैठे हुए हैं. पीएसएम में हर वो व्यक्ति, जब एमबीबीएस हम लोग करते हैं तो बोर कमीशन पढ़ाया जाता है पीएसएम में. बोर कमीशन में संकल्पना थी, परिकल्पना थी, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्सरी हेल्थ केयर. अभी डॉक्टर सिद्धार्थ अभी कह रहे थे कि साहू जी महाराज जब उस समय थे तो स्कूल के बारे में चर्चा किया कि 5000 से 1000 पॉपुलेशन को जो गांव होगा वहां पर एक स्कूल होगा. इसी तरह बोर कमीशन के रिकमेंडेशन में यह था कि 1000 पॉपुलेशन के ऊपर एक सब सेंटर होगा, 5000 के ऊपर एक पीएससी होगा, 30,000 के ऊपर एक सीएससी होगा, और 1 लाख के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएससी हो, एक्सटेंडेड सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा. 1946 में बोर कमीशन आया. अंग्रेज जानते थे कि ये ब्राह्मण जो है इस देश को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि सारी संस्थाओं में इन्हीं का कब्जा था. और वकील साहब ने एक सवाल पूछा था नितिन मिश्राम सर ने, 1902 में जब अफर्मेटिव एक्शन लागू किया साहू जी महाराज ने, तो उस समय लोक प्रशासन में 70 में से 61 ब्राह्मण थे. और 20 साल के बाद जब अफर्मेटिव एक्शन लागू करने के बाद जब साहू जी महाराज ने 1922 में इवैल्यूएट किया तो 85 में 69 गैर ब्राह्मण थे. दिस वॉज द इफेक्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, दिस वॉज द डिफरेंस. अगर साहू जी महाराज ने 20 साल में उस समय कर दिया, जब देश का संविधान नहीं था,
ब्रिटिशर्स का टाइम था। तो भारत के संविधान में आने के बाद अफर्मेटिव एक्शन का क्या हुआ? रिजर्वेशन, एससी एसटी का रिजर्वेशन था। क्यों था? पूना पैक्ट किया था, बाबा साहब से जबरदस्ती करवाया था। पूना पैक्ट क्यों करवाया था? सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, जानते थे बाबा साहब, एक्सपीरियंस देख चुके थे। साहू जी महाराज का उनके पास पूरा वृतांत था, सामने इतिहास था बाबा साहब को। बाबा साहब जानते थे कि ये इतने दुष्ट हैं, ये ब्राह्मण जो लोग हैं इतने बड़े आतंकवादी हैं कि ये कभी नहीं करने वाले। और इसीलिए शायद बाबा साहब ने इन अफर्मेटिव आर्टिकल 341, 342 और आर्टिकल 340, 341 और 342 लिखा। इसीलिए बाबा साहब ने माइनॉरिटी राइट्स देने के लिए आर्टिकल 25 से लेकर 29 लिखा, फंडामेंटल राइट के लिए। जानते थे कि वो सवाल पूछते हैं, लोग फालतू के सवाल पूछते हैं कि अरे मुसलमान विदेशी है, मुसलमान ये है, मुसलमानों को ये दे दिया, मुसलमान अपने एजुकेशन में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत उनकी चीजों को रखा है। कमिंग टू द हेल्थ अगेन, 1947 में देश आजाद हुआ। 10 साल में कमिटमेंट किया गया था कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बना देंगे। वो कमिटमेंट कहां था? इसी में मैंने कहा कि लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने का, आदमी के न्यूट्रिशन लेवल को अप करने का, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने का, यह जिम्मेदारी संविधान ने किस पे दिया? सरकार पे। कहां गई वो जिम्मेदारी? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपको सबको पता है मैं जीटीवी में हूं, मेरी वाइफ गायनोकोलॉजिस्ट है गाजियाबाद में। नाइट में डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन नहीं होता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गाजियाबाद में। हीमोग्लोबिन की जांच नहीं होती। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ मीन्स विच इज अवेलेबल एट द विलेज लेवल। आई एम टॉकिंग अबाउट द हियर सेकेंडरी केयर। मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज टर्सरी केयर में आता है, बट बिगर हॉस्पिटल कम्स अंडर टर्सरी केयर। आप सोचिए, अगर गाजियाबाद या इतना बड़ा एरिया, अगर रात में वहां कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर डिलीवरी हो रही है या कोई एनीमिक पेशेंट आ रही है तो उसको रिफर किया जाता है, उसका हीमोग्लोबिन भी नहीं होता, तो आप किस पब्लिक हेल्थ की बात कर रहे हो? मैडम डायरेक्टर NRHM रही है कविता सिंह, आई एम वेरी थैंकफुल दैट मैडम इज हियर. Madam has shared her experience regarding the problem in the implementation of public health. She has just told us what is the problem. पूरे देश में अगर आप जाइए, अभी टीबी का जिक्र किया, डॉक्टर दिलोहा ने टीबी का जिक्र किया, इतने लाख टीबी के पेशेंट हमारे पास हैं. हम तो एलिमिनेट करने वाले थे 2025 में मैडम. WHO ने कहा 2030 में करेंगे. हमारे बड़बोले लीडर ने कहा नहीं 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 हम 5 साल पहले करेंगे. बोलना ही तो है, बोल दो कुछ भी. I was in All India Institute of Medical Sciences at that time when this discussion was going on. I objected. How you can do? How you can achieve this? You don't have the manpower. You don't have the infrastructure. How you will do it? नहीं हो जाएगा डॉक्टर कुलदीप. आपको क्या आशंका है? आशंका मुझे नहीं थी, आशंका पूरे देश को थी. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन पे ये जिम्मेदारी है इंटेलेक्चुअल्स पे, वो सारे मुंह में ताला लगाए बैठे. उनको लगता है कहीं मेरा प्रमोशन न रोक दे. कमिंग टू अगेन द पब्लिक हेल्थ, बोर्ड कमीशन ने यह कहा था कि 10 साल में मेडिकल कॉलेज बना देंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को. नहीं हुआ. बोर्ड कमीशन ने यह कहा था कि सबको स्वच्छ पानी, फ्री हेल्थ फैसिलिटी इस पूरे देश में. पब्लिक हेल्थ का मतलब यही है कि सरकार के खर्चे, वेलफेयर स्टेट है हम लोग, डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ वेलफेयर स्टेट है. एजुकेशन और हेल्थ जो है 2 प्रायोरिटी एरियाज हैं. गवर्नमेंट को यही करना था, दोनों को ही खत्म कर दिया.
अभी क्या है 2022 में कोविड पैंडेमिक से हम निकले हैं। अभी जिक्र किया डॉक्टर जिलोभा ने कि पीएम केयर फंड से बहुत सारी चीजें आई, ऑडिट नहीं करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2-3 चीजों का एग्जांपल देता हूं। 2DG ड्रग आया था, 2DG ड्रग एक नाम, इसरो के वैज्ञानिक ने बहुत बड़ी दवा खोजी, वो रातों रात गायब हो गई क्योंकि वो दवा ही नहीं थी। वो एक तरह से पॉइजनस सब्सटेंस था जो कभी कैंसर के लिए, कभी जिसका एक्सपेरिमेंट हुआ था। अगर वो ड्रग आ जाती तो मैं समझता हूं कि पता नहीं मोर्टेलिटी का क्या होता। इनके पास मोर्टेलिटी डाटा नहीं है। WHO ने रिपोर्ट किया 4.7 मिलियन डेथ्स, चैलेंज को इन्होंने स्वीकार किया, बीच में कुछ बोले नहीं 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 ये गलत है डाटा। WHO has said no, this is the right figure. They could not challenge. अगर पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटी होती, अगर ये पुख्ता इंतजाम होते, मैं कहता हूं 10 साल 1946 में वॉर कमीशन आया था, 1956 में नहीं किया, 1956 के अगले 10 साल लगा लीजिए, 66 में कर देते, 76 में कर देते, 86 में कर देते, अब तो जाने कितने 6 हो गए। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका इंटेंशन नहीं था। उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, उनको पता था राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन लागू है, उनको पता है कि हमारे ऊपर ये ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटी के लोग बैठेंगे, रूल करेंगे। आज आपने देखा डॉक्टर जगदीश प्रसाद जब DGHS थे तो रोज नई नई षड्यंत्र होते थे उनके खिलाफ, और भी DG, इसके बाद सब्सिक्वेंट DG हमारे एक और हुए हैं, उनके खिलाफ तो मैंने एक न्यूज भी नहीं सुना, कोई भी न्यूज नहीं सुना कि उन्होंने कुछ किया, अच्छी या बुरी। आप हाँ में हाँ मिलाते रहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी आवाज नहीं उठाई। मैं ये कह रहा हूं, ये कहना चाहता हूं, जितने हमारे लोग जो पॉलिसी मेकिंग जो इंस्टीट्यूट थे, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ की पॉलिसी कहां बनती है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में क्या हमारे लोग नहीं है? SC, ST रिजर्वेशन तो शुरू से लागू है, ठीक है नहीं देते थे, लेकिन जनरल से कॉम्पिटिट करके आते थे लोग। और 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो शुरू से आ रहे हैं ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। उनके नाती पोते, लड़के, रिश्तेदार जो बैकडोर एंट्री होती थी वो तो आ ही रहे थे ना। व्हाई दे हैव नॉट रेज्ड देयर वॉइसेस? कभी किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, और नतीजा किसने भुगता? नतीजा हम लोगों ने भुगता। अब क्या करने जा रहे हैं 2022 में? अभी तक तो ये चल रहा था कि ठीक है, LPG चल रहा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड से कंपीट करने के लिए प्राइवेट ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आपने एजुकेशन से रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन हटा दिया, कोई रिजर्वेशन नहीं, प्राइवेटाइज एजुकेशन कर दिया। आपने क्या किया? जॉब से रिजर्वेशन हटा दिया। आपने क्या मेंटेन, क्या नहीं हटाया? सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं हटाया, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो बाबा साहब पहले ही लिख के गए थे कि इस पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जो लोग आएंगे टूल्स एंड डिस्टूजूस हो गए ब्राह्मणों के, लिखा है बाबा साहब ने। तो डॉक्टर्स हमारे एज ए मेडिकल प्रोफेशनल हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अब सारे सर्विसेज, इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो लैब फैसिलिटी है वो प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। डॉक्टर संविदा में रखने जा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 5 साल डॉक्टर संविदा में रखे जाएंगे, सेटिस्फैक्ट्री सर्विस के बाद ही उनको परमानेंट किया जाएगा। जैसे अग्निपथ, कौन सी ये अग्निपथ ही है, हाँ अग्निवीर, तो स्वास्थ्यवीर भी आ रहे हैं, 5 साल के लिए रखे जाएंगे डॉक्टर। प्राइवेटाइज कर दिया सारी लैब सर्विसेज को। मैं अपने गांव का एग्जांपल देता हूं। मेरे गांव में, जहां मैं बांदा जिले में बाघा तेंदुआ एक मेरा गांव है, वहां पर एक हॉस्पिटल बना था 20 साल पहले। एक PSC का एक छोटा सा बिल्डिंग बना था, उसमें आज तक कभी डॉक्टर पोस्ट नहीं हुआ, और अल्टीमेटली वो बिल्डिंग गिर गई, वो मट्टी में जमी जोत हो गई। आज तक सड़क नहीं बनी वहां। कहने का मतलब यह है कि ऐसा क्यों है? क्यों
हम ये सवाल, अरविंद केजरीवाल पूरे दुनिया में घूम घूम के बोलता है दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल। क्या दिल्ली मॉडल? संविधान की धज्जियां उड़ा दी, आर्टिकल 47 की धज्जियां उड़ाई इसने। क्या किया? प्राइमरी एस्टेब्लिश प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इसने बंद कर दिया। क्या किया? सब सेंटर्स को बंद कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बनाया। मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर अपॉइंट हो रहा है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, वो मोहल्ले का डॉक्टर है, वही ब्राह्मण बनिया जो प्रैक्टिस करता है, जिसको सरकारी नौकरी सब स्टैंडर्ड, जो 3rd डिवीजन पास हुआ है, जो देख रहा है उसकी प्रैक्टिस नहीं चल रही, उसको इन्होंने अपॉइंट कर दिया मोहल्ला क्लिनिक में। वहां क्या मोहल्ला क्लिनिक में है, सारे टेस्ट फ्री होते हैं, प्राइवेट लैब को पैसा जाता है, सरकार पैसा देती है। आप पर्चा बनवाइए, वो सारे टेस्ट लिखता है। जो टेस्ट मेडिकल कॉलेज में नहीं होते वो मोहल्ला क्लिनिक से होते हैं। किस तरह का कौन कौन सा वायलेशन है? तब कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी अरविंद केजरीवाल ने। यहां सारा परमानेंट रिक्रूटमेंट बंद कर दिया, रिक्रूटमेंट डॉक्टर्स का बंद हो गया। संविदा पे डॉक्टर रखे, डॉक्टर किसको रखे? उन्होंने अपने जात बिरादरी वालों को रखा। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो हुआ वो जहां पर लैब फैसिलिटी डेवलप होनी चाहिए थे मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, वो अंडर पब्लिक सेक्टर होनी चाहिए थे, उनको सबको बंद करके ये प्राइवेट प्लेयर को, जिनकी दुकानें नहीं चलती थी, जो सब स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, इनसे टाई अप किया, इनको करोड़ों अरबों रुपए इनको महीनों दिया। मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये सेम मॉडल पंजाब में लागू करने जा रहा है। मेरे साथ एससी कमीशन के चेयरमैन बैठे थे सांपला सर, 3 दिन पहले की बात है, हम डिस्कशन कर रहे थे। मैंने कहा सर दिल्ली का हेल्थ सिस्टम पंजाब जा रहा है, कुछ कर सकते हो तो कर लो। तो मेरे से कहते हैं डॉक्टर कुलदीप क्या है वो हेल्थ सिस्टम? मैंने बताया ये, कहले ये तो बहुत खतरनाक है। मैंने कहा इससे भी ज्यादा खतरनाक और बताता हूं। 147 फैकल्टी पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में, यहां परमानेंट क्लास ए पोस्ट। आपको पता है दिल्ली कंप्लीट स्टेट नहीं है, यूपीएससी से वांट्स नहीं लिया, यूपीएससी ने रिक्रूट नहीं किया। 147 असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती कर लिए जो नहीं कर सकते थे, किया। एक भी रिजर्वेशन नहीं। इसके अलावा एक और घोटाला, जो मेडिकल कॉलेज इनके चल रहे थे स्टेट के, फैकल्टी चूंकि ऐसी मिलती नहीं है, ट्रेंड फैकल्टी चाहिए, जो रिटायर हो गए, पोस्ट रिटायरमेंट को अपॉइंटमेंट दिया, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिस पे। उनको 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हो, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं। तो नॉट ओनली दे हैव डिस्ट्रॉयड द सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, बट दे हैव ऑल्सो डिनाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ SC ST OBC एंड माइनॉरिटी। तो ना क्वेश्चन है राइज कि उस समय क्या था, जब देश आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, साहू जी महाराज ने वो सब किया जो कभी लोग सपने में नहीं सोच सकते। बाबा साहब ने साहू जी महाराज को पढ़ा, उनके संघर्ष को देखा, और उनके संघर्ष को देखने के बाद बाबा साहब ने उनको सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक करके शामिल किया। लेकिन क्या हुआ आफ्टर द इंडिपेंडेंस? सब कुछ एक एक करके खत्म कर दिया। नाउ आई एम गिविंग यू थॉट, ये सब पूना पैक्ट की वजह से हुआ था। वकील साहब इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, ये सब पूना पैक्ट की वजह से हुआ था। तो जब एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं रहा, जॉब में रिजर्वेशन नहीं रहा, जॉब्स ही नहीं रहे तो रिजर्वेशन कहां रहेगा? और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बारे में बाबा साहब ने बोला ही दिया था कि टूल एंड स्टूजेस आएंगे, यहाँ की ये दलाल और भड़वे आएंगे, इसका हिंदी रूपांतरण है। तो अगर ये तीनों चीजें नहीं हैं तो क्यों ना हम उस समझौते को रिव्यू करें। यह समझौता 2 समुदायों के बीच था, ब्राह्मण और शेड्यूल कास्ट के बीच समझौता था। तो जब ये रहा ही नहीं तो क्यों ना हम लार्जर उस पे आके, प्लेटफॉर्म पे आके, वी शुड कॉल द जुडिशियरी, वी शुड कॉल द लेजिस्लेटिव, हम सब साथ में बैठे और हमारा ओबीसी SC ST माइनॉरिटी सब एक साथ, 85% पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव एक साथ बैठे और ये कहें कि हमको अब डाइवर्सिटी एक्ट चाहिए, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए। वी वांट डाइवर्सिटी, वी वांट रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन एवरी वॉक्स ऑफ द लाइफ। ये इसका सॉल्यूशन है। और सोशल मीडिया का जमाना है,
इतना स्ट्रांग है, आप लिखिए, बोलिए। एक बात ध्यान रखिए, अकेला आदमी चलता है तो कहते हैं ना कि एक शेर को 10 यार भी मिलके उसका शिकार कर लेते हैं। लेकिन जब आप यूनाइट होंगे, जब एक साथ आपकी वॉइस जाएगी, तो हिम्मत नहीं है। और ब्राह्मण बहुत डरपोक होता है, ये मैं बता दूं आपको, मेरा एक्सपीरियंस है। आई हैव लॉस्ट अ लॉट, बट एक ही चीज है जो मैंने नहीं सीखा, अपना करेज लॉस नहीं किया। और करेज इसलिए लॉस नहीं किया कि शायद बाबा साहब मेरे महापुरुषों की जो लिखी हुई चीजें हैं, जो किया हुआ जो कार्य है, वो रोज मुझे याद दिलाता है कि अब वो समय आ गया है कि जब हमको उन्हीं चीजों को रिवाइव करना है जो साहू जी महाराज, बाबा साहब अंबेडकर, कांसीराम साहब जो करके गए, वो हमें फिर से दोबारा से रिवाइव करना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।